ब्रिटिश सोचते थे कि परमानेंट सेटलमेंट से बंगाल उनके कंट्रोल में आ जाएगा। रेवेन्यू फिक्स, जमींदार डिसिप्लिन और कंपनी रिच। लेकिन जो उन्होंने नहीं सोचा था, जमींदार ही सिस्टम को हैक कर देंगे। 1797 में बर्दवान का एस्टेट ऑक्शन हुआ। ब्रिटिश खुश, जमींदार गया, पर ट्विस्ट 95% बिडर्स राजा के अपने आदमी निकले। लैंड ऑक्शन हुई पर पावर कभी नहीं गई। वेलकम टू IAS Zen, काम माइंड क्लियर गोल। साइड आप देख सकते हैं ये फिगर, ठीक है, आपके NCERT में कॉटन बिंग कैरिड फ्रॉम विलेज मंडी इलस्ट्रेटेड बाय लंदन न्यूज़। और ये देखा जाए काफ़ी पुराना है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग रूरल सोसाइटी फर्स्ट इन बंगाल। यानी कि देखा जाए इसमें हमें क्या कैसे ब्रिटिश ने बंगाल में रूरल सोसाइटी को एक रीसेप किया और कैसे जमींदार ने ब्रिटिश सिस्टम को मैनिपुलेट किया। ये बात देखा जाए यहाँ पे मेन हम अभी डिस्कस करने वाले। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे आते हैं परमानेंट सेटलमेंट का करेंगे। यहाँ पे देखा जाए ऑब्जेक्टिव का क्या है, टू क्रिएट ए स्टेबल रेवेन्यू रिसोर्सेस, मतलब सोर्स, टू कंट्रोल लैंड रिसोर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमने बात किया कि हम परमानेंट सेटलमेंट 1793 का हम बात करेंगे। ठीक है, और देखा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था क्या, इस मेन ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे। जैसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फिक्स्ड एंड गारंटेड रेवेन्यू इनकम हो और रूरल एरिया को कंट्रोल करना, जैसे लैंड रिसोर्स हो गए, पेजेंट हो गया, उनको कंट्रोल करना। परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया लैंड और किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो यह एक कहाँ पे लगा, अभी इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब किया था, 1793, जैसा ऊपर हेडिंग पड़ा था। और ये कहाँ पे अप्लाई हुआ, ये अप्लाई कहाँ पे था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फिक्स इसका मकसद क्या था, फिक्स रेवेन्यू, यानी कि जमींदार हैड टू पे फिक्स रेवेन्यू एवरी ईयर परमानेंटली टू ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, रेवेन्यू क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, हर साल एक फिक्स्ड रेवेन्यू कंपनी को देना होता था। ठीक है, अब इसके बाद राइट टू जमींदार, जमींदार का क्या राइट था, बिकम हेरिडिटी लैंड ओनर, ओनरशिप राइट ओवर लैंड, ये था इनका। हेरिडिटी लैंड क्या था, हेरिडिटी मतलब उनके ही खानदान के लोगों था। फेलियर, इसका फेलियर क्या था, इफ अगर जमींदार फेल टू रेवेन्यू द स्टेट, यानी कि उनका जागीरदार जो है, ई स्टेट वुड बी ऑक्शन, उनका स्टेट क्या हो जाएगा, जो जागीरदार वो नीलाम हो जाएगा। ब्रिटिश की सोच क्या थी, रेवेन्यू को फिक्स करना, कंपनी को रेगुलर एक पैसा मिलता रहे और जमींदार क्या हो, प्रॉफिट कमाने का लिए एक एग्रीकल्चर इम्प्रूव करेगा इसके लिए। और रियलिटी में देखा जाए क्या हुआ, अभी बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि ब्रिटिश एक्सपेक्टेड टू रेगुलर रेवेन्यू फ्लो और दे एज्यूम जमींदार वुड इन्वेस्ट इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। वो एज्यूम करते थे कि जमींदार क्या करेंगे, वो ज़मीनों पे क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी यानी कि इम्प्रूव होगा एग्रीकल्चर, ऐसा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना। तो यहाँ पे रियलिटी चेक, रियलिटी में क्या हुआ, और रियलिटी में जो हुआ, यानी कि देखा जाए यहाँ पे रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई था, यानी कि जो रेवेन्यू था बहुत ज़्यादा फिक्स किया गया था। और मेनी जमींदार कुड नॉट पे ऑन टाइम, बहुत सारे जिम्मेदार एक टाइम से पे नहीं करते थे पैसा। ठीक है, जमींदार पैसा पे नहीं किया कर पाते थे। जमींदार लास्ट, यानी कि ई स्टेट ड्यू ऑक्शन, यानी कि जमींदार ये नीलामी के दौरान अपना जागीरदार क्या गंवाते थे। और पेजेंट सफ़र ड्यू टू रेंट हाइक, एक्सटोरेशन एंड कोरिजन बाय जमींदार। अब जानते हैं, मूवी वगैरह में देखे हैं कैसे पेजेंट को जमींदार क्या करते थे। अब देखा जाए यहाँ पे एक केस स्टडी है जो बुक में दिया है, केस स्टडी है बर्दवान का 1797 का ऑक्शन जो नीलामी था उसके बारे में दिया था। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, ये राजा
लिटरली किंग टू टर्न आफ्टर यू डिजाइन पावरफुल जमींदार, ये इसी बिल्डिंग है। और ये वर्धमान राजा सिटी का पैलेस है डायमंड हार्बर रोड पे, और ये कलकत्ता में है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिल्डिंग है, ठीक है। तो आगे आते हैं, आगे देखा जाए, आगे क्या है कि वर्धमान के राजा ने रेवेन्यू पे नहीं किया। अब रेवेन्यू नहीं पे करेंगे तो उनके जागीरदार क्या होगा, नीलाम होगा। तो उनका ई स्टेट क्या था, ऑक्शन पे चला गया। ऑक्शन में क्या हुआ, ऑक्शन में देखा जाए बहुत ज़्यादा क्राउड था, यानी कि ह्यूज क्राउड था, बहुत बिड लगा, बहुत ज़्यादा बिड लगा। और प्रॉपर्टी बाई करने वाले लोग भी मिल गए, प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग भी मिल गए। लेकिन अब देखा जाए वहाँ पे कलेक्टर को शौक लगा, जो 95% बायर थे वो राजा के ही क्या थे, एजेंट थे, ठीक है, राजा के ही एजेंट थे। यानी कि इस स्टेट जो जमींदार मतलब जागीरदार ऑफ द राजा वर्धमान वाज पुट टू एक्शन बिकॉज राजा एक्यूमुलेटेड ह्यूज एरिया अनपेड रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा उस पर, यानी कि लार्ज क्राउड गैदर बिग इवेंट मेनी पीपल बीड एंड बॉट द जागीरदार। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या हुआ, वही कलेक्टर फाउंड 95% परचेजर वेर एजेंट सर्वेंट ऑफ द राजा हिमसेल्फ, यानी कि राजा के ही लोग थे जो वहाँ पे बिड लगाए थे। जैसे मूवी वगैरह में आप देखते हैं, राजा इनडायरेक्टली परचेज द लैंड, यानी कि रिटेन कंट्रोल, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इसका क्या निकला, राजा ने खुद अपनी जमींदारी बेनामी नाम में खरीद ली। जो बेनामी सिस्टम आप जानते हैं, बेनाम दूसरा राजा ही पैसा लगाएगा लेकिन नाम दूसरे का रहेगा। लैंड क्या हो गया, वापस राजा के जमींदार के पास ही आ गया। कंक्लूजन क्या निकला, जमींदार सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते थे, मतलब कि जमींदार कैपेबल थे जो सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते थे। अब देखा जाए व्हाट डज द इंसिडेंट शो, जमींदार वेयर पावरफुल कुड मैनिपुलेट एक्शन, नीलामी को मैनिपुलेट कर दिया। ब्रिटिश लैक डीप नॉलेज ऑफ रूरल नेटवर्क, परमानेंट सेटलमेंट फेल टू ट्रांसफर लैंड ओनरशिप प्रोडक्टिव फार्मर, ट्रेडिशनल पेट्रोनेज नेटवर्क वेयर स्ट्रांग, यानी कि जमींदार पेजेंट विलेज ऑफिशियल सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए आता है कि वाई राजा फेल टू पे रेवेन्यू, वाई चीफ जमींदार जो राजा होता था ये रेवेन्यू फेल क्यों हुआ। सबसे पहला देखा रीजन, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, रेवेन्यू डिमांड क्या था, बहुत ज़्यादा था, यानी कि रेवेन्यू वाज अनरियलिस्टिकली हाई कुड नॉट बी पेड रेगुलरली। ब्रिटिश ने फ्यूचर प्राइस यानी कि रेज को मतलब देखते हुए उन्होंने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा फिक्स किया था। दूसरा, नो रिडक्शन ड्यूरिंग ड्राट फेमिना, अगर महामारी आ जाए, सूखा आ जाए तो उसमें कोई मतलब आपको कोई भी नसीहत नहीं था, यानी कि कोई भी उसमें छूट नहीं मिलता था, चाहे फेमिना हो चाहे ड्राट हो, इसमें भी आपको देना ही पड़ता था, ठीक है। तो मार्केट फ्लक्चुएशन, जैसे मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप क्या था, एक तरह से फेल ही था, यानी कि एग्रीकल्चरल प्राइस फेल बट रेवेन्यू वाज फिक्स था। पेजेंट परमानेंट, क्या जमींदारी जो पैसा था वो तो फिक्स था, लेकिन जो एग्रीकल्चरल का जो क्रॉप का प्राइस था वो तो एक तरह से फेल ही मार्केट में चल रहा था। रेजिस्टेंस ऑफ द पेजेंट रिफ्यूज टू पे माइग्रेट, या तो मतलब अब जब पेजेंट के पास, किसान के पास पैसा नहीं रहेगा, या तो वो रिफ्यूज करेगा या वहाँ से चला जाता था छोड़ के, ठीक है। ऑक्शन ने ब्रिटिश के लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो रिवेल था वो क्या किया, यानी कि उनको रूरल नेटवर्क का आइडिया नहीं था। अगर देखा जाए कंक्लूजन, अगर देखा जाए परमानेंट सेटलमेंट बेनिफिटेड नाइदर द EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बेनिफिट नहीं था और न तो पेजेंट के किसान को लिए।
अगर देखा जाए जमींदार रिमेन पावरफुल थ्रू मैनिपुलेशन, जमींदार क्या हो गया और पावरफुल होता जा गया, ठीक है। और रूरल सोसाइटी बिकम एक्सप्लोटिव एंड डिबेट, मतलब उधार में चला गया रूरल सोसाइटी, जैसा मूवी वगैरह में देखते हैं आप। तो यहाँ पे देखा जाए इस टॉपिक से, इस पार्ट से, इस पैराग्राफ से यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए आता है, कौन सा क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट रीजनिंग असर्शन होता है। असर्शन क्या है, द ई स्टेट यानी कि जागीरदार ऑफ द वर्धमान राजा वेयर एक्शन इन 1797, ठीक है, ये तो बात सही है, एक्शन हुआ। अंडर परमानेंट सेटलमेंट जमींदार हैड टू पे फिक्स्ड रेवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी एवरी ईयर। तो यही कारण था, यानी कि राजा क्या हो गया, फेल्ड हो गया, और उनका जागीरदार क्या हुआ, नीलामी हुआ। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू हर साल का फिक्स कर रखा था। तो इसमें देखा जाए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको देखते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अब देखा जाए, ये बोल रहे हैं कि जमींदार वेयर गिवन ओनरशिप राइट ओवर लैंड, ठीक है, जमींदार को ये राइट था, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रेवेन्यू डिमांड वार फ्लेक्सिबल, नहीं, ये रेवेन्यू डिमांड जो था फिक्स था, फ्लेक्सिबल कहाँ था, ठीक है, ये तो गलत हो गया। दूसरा, जमींदार लॉस्ट देयर इस्टेट इफ दे फेल टू पे रेवेन्यू, ये बात सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है, सही। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन पे। अब मैचिंग वाले क्वेश्चन में देखा जाए, पहला आपको मैच करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट देखा जाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट किए थे, सही है। राजा वर्धमान एक्शन, अब एक्शन क्यों हुआ कि अटेम्प्ट टू रिटेन जमींदारी थ्रू फिक्टियस एक्शन, ठीक है। कलेक्टर क्या, डिस्कवर फेक एक्शन परचेज, ये भी सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल आर्डर है, जो आपको अरेंज करना होता है, ठीक है, ओल्ड टू न्यू वाले डेटा से। तो सबसे पहला यहाँ पे है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस। तो परमानेंट सेटलमेंट देखा जाए इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो ये 1793 का है, ठीक है, 1793 का परमानेंट सेटलमेंट है। एक्शन वर्धमान स्टेट, जो जागीरदार इनका नीलाम हुआ वर्धमान का, ये कब, तो ये तो 1797 का, ठीक है, 6 ईयर के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। और कंपनी टेक दीवानी राइट, यानी कि रेवेन्यू राइट इन बंगाल, तो ये रेवेन्यू राइट तो पहले ही आया होगा, दीवानी राइट इस सब के, तभी तो ये सेटलमेंट वगैरह लगा रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो 1765 का है। तो यहाँ पे आप अरेंज करेंगे, सबसे पहला 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक्शन इन वर्धमान 1797 रिवेल्ड, ये तो इसमें रिबेल्ड क्या था, मैनिपुलेशन ऑफ रेवेन्यू एक्शन बाय जमींदार, ठीक है, यही आंसर है यहाँ पे, तो बी आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखा जाए, अब हमें एक दूसरे पार्ट पे आता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह, जैसे परमानेंट सेटलमेंट अभी हमने ऊपर किया, जमींदार बिकम रिस्पॉन्सिबल टू पे फिक्स रेवेन्यू टू द कंपनी, अब रेवेन्यू हैड टू पे पंचुअली एवरी ईयर रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट कंडीशन, कैसा भी हो। और ये परमानेंट सेटलमेंट लगाने वाला बंदा कौन है, ये है कॉर्नवालिस है, और कब लगाया था,
और 93 में लगाया था। ठीक है, कहाँ पे लगा था, ऊपर हमने बात किया था। ठीक है, और यहाँ पे ही हैज कमांडेड ब्रिटिश फॉर ड्यूरिंग अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेयर परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। जैसे देखा जाए अमेरिकन सिविल वार कब हुआ आपको थोड़ा सा पता। राइज ऑफ अनपेड रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ 18th century 75% जमींदार इन बंगाल चेंज हैंड टू ड्यू टू अनपेड रेवेन्यू। ठीक है, बर्धमान वाज नॉट द ओनली स्टेट एक्शन, ऐसा नहीं था कि बर्धमान ही एक स्टेट था जो एक्शन में गया, बहुत सारे स्टेट गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है वाई ब्रिटिश इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, तो इसमें देखा जाए क्यों किया, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, फिर आ रहा है हम कर रहे हैं। बिकॉज बंगाल कंपनी वाज क्राइसिस, फेमिना और डिक्लाइन प्रोडक्शन, ब्रिटिश वांटेड टू रिवॉल्व एग्रीकल्चर सिक्योर इनकम, ये उनका मकसद था, कुछ सिक्योर इनकम आता जाए। फिक्स रेवेन्यू परमानेंटली, कंपनी वुड गेट रेगुलर इम्प्रूव, जमींदार वुड इम्प्रूव लैंड, यानी कि सिंस प्रॉफिट बियॉन्ड रेवेन्यू बिलोंग द जमींदार, टू क्रिएट लॉयल इलाइट क्लास, जिसमें जमींदार रिच लैंड ओनर था, यानी कि सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश एक तरह से। आप देखा जाए यहाँ पे जमींदार का कभी कभी हमें ये मेंस के पर्पज से इधर हम बता रहे हैं जमींदार का डिफिनीशन। तो जमींदार वाज नॉट ए लैंड ओनर बट ए रेवेन्यू कलेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जमींदार कंट्रोल बाय मेनी विलेज, और ये देखा जाए कभी कभी 400 से ज़्यादा विलेज कंट्रोल करता था। दे कलेक्टेड रेंट फ्रॉम रैयत, यानी कि पीजन से कलेक्ट करता था, पेड रेवेन्यू टू कंपनी एंड केप्ट द सरप्लस, कुछ सरप्लस वो रखता था। ठीक है, ये जमींदार कहा, अगर मेंस में आता तो इस तरह से आपको लिखना। वाई जमींदार डिफॉल्टेड फेल टू पे रेवेन्यू, तो इसमें रीजन पहला था इनिशियल रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई था। ब्रिटिश फिक्स हाई रेवेन्यू बिकॉज दे फेयर टू, इफ रेवेन्यू इज लो एंड प्राइस लेटर राइज द कंपनी वुड लूज इनकम, ऐसा उनका मतलब एक था। एजम्पशन क्या है, कल्टीवेशन प्राइस ऑफ क्रॉप वुड ऑटोमेटिकली रेज, यानी कि रॉन्गली एज्यूम था एक तरह से। रीजन टू लो एग्रीकल्चरल प्राइसेस, उस समय एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत कम था, यानी कि 1790 के करीब में, 1790 के करीब में। प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फेल, जिसमें रैयत कुड नॉट पे रेंट और जमींदार कुड नॉट पे रेवेन्यू। ठीक है, और देखा जाए ये आप बहुत क्वेश्चन में सुने होंगे, सनसेट मतलब सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले ही रेवेन्यू देना होता, सूर्यास्त के बाद अगर दे तो उनका जमींदारी चला जाता था। इफ द जमींदार डिड नॉट पे बाय सनसेट ऑफ द ड्यू डेट ई स्टेट, यानी कि उसके जागीर ऑक्शन पे चले जाते, नीलामी होते, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, यानी कि फिक्स्ड था, एकदम फ्लेक्सिबल नहीं था। इवन ड्यूरिंग ड्राट हो गया, फेमिना हो गया, रेवेन्यू हैड टू बी पेड, ये सब मतलब कि अगर कोई भी महामारी आता है, सूखा पड़ता है, तब भी आपको रेवेन्यू देना ही पड़ता था। रीजन फॉर ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड जमींदार अथॉरिटी, व्हाट ब्रिटिश रिमूव और इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जमींदार कोड जो है, यानी कि टेकन अवे लॉस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, देयर ट्रोप डिसबैंड, नो पावर फॉर इन्फोर्स कंट्रोल, ड्यूटी लाइफ, यानी कि लॉस ऑफ एडिशनल इनकम, कलेक्टर बिकम न्यू अथॉरिटी, जमींदार बिकम पावरलेस इन विलेज, ब्रिटिश रिकॉग्नाइज जमींदार बट वांटेड टू कंट्रोल देम। ठीक है, अब लोकल रेजिस्टेंस एंड डिफेंस क्या था, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें रैयत सम टाइम डिले पेमेंट इनिशियली। ठीक है, विलेज हेडमैन, यानी कि अब यहाँ पे जोतेदार आता है, जिसे हम लोग मंडल्स, जोतेदार मंडल है, सपोर्ट रैयत नॉट जमींदार, वो रैयत को सपोर्ट करते थे, किसानों को सपोर्ट करते थे, जमींदार को नहीं करते थे। यानी कि 1798 में क्या वर्धमान है 30,000 पेंडिंग रेंट, यानी कि डिफॉल्ट केस आया, जिसमें रेंट कलेक्शन बिकम इम्पॉसिबल था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला,
परमानेंटली सेटलमेंट फेल हुआ बिकॉज रेवेन्यू डिमांड वाज अनरियलिस्टिक था। जमींदार बिकम ए इंटरमीडियरी, एक तरह से पावरलेस इन विलेज, उनका पावर जो विलेज में कुछ नहीं होता था वहाँ पे पावर जोतेदार का होता है। रैयत सफ़र एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसर्टनिटी, ठीक है। तो ये सारा था। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहला देखा, जमींदार फ्रीक्वेंटली डिफॉल्टेड इन पेइंग रेवेन्यू टू कंपनी, क्यों? ठीक है, तो ये तो हमारे पास सही है। अब द कंपनी इम्पोज वेरी हाई एंड फिक्स रेवेन्यू डिमांड अंडर परमानेंट सेटलमेंट, तो ये भी बात सही है और इसका एक्सप्लेनेशन वही है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर रीजन वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, तो जमींदार क्यों डिफॉल्ट हुआ? तो सनसेट ला था इन्फोर्स पंचुअली रेवेन्यू परमानेंट, तो ये तो सही है। दूसरा, ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड जमींदार अथॉरिटी नोट ट्रूप यानी कि कोर्ट रिमूव, तो देखा जाए ये भी सही है, उसके पास कोई ट्रूप और कोर्ट ये सब नहीं था। ठीक है, तीसरा एग्रीकल्चर राइज वेयर राइजिंग, नहीं ये तो नहीं था। रिफ्यूज टू पे, तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन जो ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस तो बहुत कम था, कोई राइजिंग वाला तो प्राइस नहीं था ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, मैचिंग और जमींदार। अब जमींदार देखा जाए रेवेन्यू कलेक्टर, नॉट, जमींदार क्या था? रेवेन्यू कलेक्टर था और ये लैंड ओनर नहीं था। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, सनसेट ला यानी कि पे रेवेन्यू बाय सनसेट ई स्टेट ऑक्शन, अगर नहीं पे कर रहे हैं ड्यू डेट के शाम तक तो आपको वो आपका जो जागीर है वो ऑक्शन में चला जाएगा यानी कि नीलामी हो जाए। जोतेदार क्या था? पावरफुल था और विलेज का एक हेडमैन होता था। ठीक है, जोतेदार, ये तीनों मैच टाइप का है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट में देखा जाए यहाँ पे हम ये थोड़ा सा फिक्स कर दे रहे हैं। तो पहला देखा जाए परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस 1793, ये तो आपको डेट याद ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद जमींदारी ई स्टेट बीइंग गेटिंग एक्शन, और यहाँ पे वर्धमान है 30,000 पेंडिंग रेंट सूट था। तो इसमें देखा जाए अगर हमारे पास फर्स्ट 3 और 2 था, हमने यहाँ पे आंसर लगा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे डेट वाइज यहाँ पे ये तो डेट पता है, ये तो आप बुक को पढ़ेंगे थोड़ा सा आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्चुअल, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, द की फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज, तो देखा जाए मेन फेलियर क्या था? एज्यूम्ड एग्रीकल्चरल प्राइस वुड इंक्रीज इनडिफिनिटली, ऐसा मेन अगर देखा जाए की फेलियर रही था। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट जोतेदार, राइज ऑफ जोतेदार। तीसरा पार्ट जो हमने बताया था कि हमें करना है, तो राइज ऑफ जोतेदार। अब देखा जाए हु वेयर जोतेदार, एक तरह से तो जोतेदार क्या था? ये एक रिच पेजेंट किसान होता था और ये जमींदार नहीं होता था। सबसे पहला मतलब गांव में जो एक रिच पर्सन होता था जोतेदार, उसी के पास सारा खेती होता था और वो खेती क्या करता था? रैयत यानी कि किसानों को एक तरह से बट्टा पे अधिया पे इस पे देता था। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे देखा जाए एक आता है रिच पेजेंट होता था, नॉट जमींदार, हु कंट्रोल लार्ज लैंड होल्डिंग। अब ये देखा जाए मेंशन किया था फ्रांसिस बुकनन, तो इनका सर्वे था यानी कि दीनजापुर डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ बंगाल में है। अब थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में आता है कि ए भाई फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो ये फ्रांसिस बुकानन जो थे ये देखा जाए 1794 से लेकर 95 ये सब मतलब कि एक बंगाल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे और कुछ समय तक वो लॉर्ड वेलेस्ली के शल्य चिकित्सक भी थे और कोलकाता में उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना किया था
जो अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से मशहूर है। और देखा जाए ये बेसिकली बोला जाता है ये एक स्कॉटिस्ट थे और जिन मतलब ये भारत में रहते हुए भूगोलवेत्ता, प्राणी विज्ञान और वनस्पति शास्त्री भी थे। इनका एक तरह से योगदान था, यानी कि फ्रांसिस बुकानन का। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में जानना होगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए बाय अर्ली 19th सेंचुरी दे हैड लार्ज ट्रैक्ट लैंड, यानी सम टाइम 1000 ऑफ एकड़, मतलब किसके पास, जौतेदार के पास 1000 एकड़ ज़मीनें हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल विलेज है, सिंस मतलब जॉर्ज चेनी का है और ये मतलब ये पेंटिंग है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर यानी कि बेसिस ऑफ पावर एक्सप्लेन किसका, इसी का मतलब जमींदार और कह सकते हैं और जोतेदार। तो थोड़ा सा अभी हम पहला देखा जाए यहाँ पे आता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जमींदार कौन थे भाई और जोतेदार कौन थे, जोतेदार। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। जमींदार था क्या, मोस्टली टाउन में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, टाउन में, यानी सिटी में रहते थे, टाउन में ये रहते थे। और ये जोतेदार कहाँ पे, गांव में रहता था, गांव में रहता था। और ये पेजेंट से रेंट लेते थे, यानी कि किसानों से जमींदार क्या लेता था, पेजेंट से रेंट लेते थे। और ये क्या था, एक शेयर क्रॉपर, मतलब रेंट ही नहीं, किसानों का एक शेयर क्रॉपर, मतलब जैसे बटिया पे ले लिया, अधिया पे दे दिया खेत को, तो कि कह सकते हैं यहाँ पे ये बेसिकली क्या शेयर क्रॉपर था, क्रॉप का शेयर लेता था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश के कंट्रोल में कौन था, जमींदार तो भाई ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, लेकिन रियल अथॉरिटी जो था वो किसके पास, जोतेदार के पास बना रह गया, जोतेदार के पास। तो जोतेदार क्या हो गया, पावरफुल होता गया एक तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पावर ऑफ जोतेदार क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता था। क्यों, क्योंकि जो किसानों को कुछ भी होता था, कौन पैसा देता था, जोतेदार देता था, उस पर ज़्यादा विश्वास करता था। पेजेंट हैं उसको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, प्रोवाइडेड लोन टू पेजेंट एंड पुअरर रैयत को, ये सारे कंट्रोल ओवर ग्रेन मार्केट, पूरा मार्केट पे यानी कि जो आपका ग्रेन था उस पर कंट्रोल उनका रहता था। क्रॉप पे कंट्रोल ओवर कल्टीवेशन, यानी कि लैंड कल्टीवेशन बाय शेयर क्रॉपर, अधियाज हो गया और बर्गदार जो होता है ये सब। कंट्रोल लोकल ट्रेड, यानी कि ग्रेन मार्केट जिसमें डोमिनेट रूरल इकोनॉमी डोमिनेट हुआ। और पेजेंट इन विलेज अनलाइक जमींदार लिविंग इन टाउन, क्योंकि जमींदार टाउन में रहता था, दे स्टे इन विलेज। स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क इनका था, किसका, ये जोतेदार का। इसलिए पेजेंट जोतेदार के साथ ज़्यादा लॉयल था, किसके प्रति, जमींदार से। तो शेयर क्रॉपर सिस्टम, यानी कि अधियार यानी कि जोतेदार, यूज प्लाउ लेबर ये सब प्रोवाइडेड, कल्टीवेशन फील्ड रिसीव हाफ ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्ट, उसी को हम लोग क्या अधिया बट्टा बोलते हैं। ठीक है, आप देखा हाउ जोतेदार रजिस्ट जमींदार अथॉरिटी। ठीक है, जमींदार को रेजिस्टेंस यानी कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी एक तरह से देखा जाए यहाँ पे, जो ये एक तरह से एनसीईआरटी का सोर्स है। तो इसमें देखा जाए क्या है, ब्रिटिश को लगा जमींदार का पावर ख़त्म हो जाएगा। बहुत जमींदार यूज क्रिएटिव रेजिस्टेंस, जैसे बेनामी, परचेज, वायलेशन रेजिस्टेंस, सोशल सपोर्ट फ्रॉम पेजेंट, ये सब। तो यहाँ पेड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ रेवेन्यू, डिले द रेस्ट, हेल्ड मोर लैंड देन अलाउड बाय पोटाच, यानी डीड जो होता था। वी री दे कंप्लेंट पुलिस, जिसमें फौजदारी थाना होता था, कोर्ट, ये सब। इंस्टिगेटेड रैयत नॉट पे रेंट टू जमींदार, प्रिवेंट जमींदारी ऑफिशियली इंटरिंग विलेज, यानी कि परफॉर्मिंग ड्यूटी फॉर। अगर देखा जाए इसको तो मोबिलाइज, अब इसके रीजन से क्या होगा,
यानी कि जो किसान होता था रैयत तो मूव करने लगा। हु डिपेंडेंट फॉर लोन सीड ये सब। रजिस्ट इंक्रीजिंग जाम रेंट डिमांड विलेज। दे जमींदार स्टेट वेयर ऑक्शन जोतेदार परचेज जो स्टेट परचेज कर लेता था। तो यहाँ पे है कि जोतेदार मोर पावरफुल देन जमींदार। वाई? तो देखा जाए जमींदार जोतेदार क्या है, स्टे इन टाउन, वही हमने अभी डिस्कस कर लिया, लिविंग विलेज अमंग एजेंट ये सब, ठीक है। जोतेदार बिकम में रियल विलेज पावर था वीकनिंग, यानी कि जमींदारी अथॉरिटी डिफरेंट नेम ऑफ वेरियस रीजन, अलग अलग नेम होता था, जैसे नेम यूज रीजन जोतेदार ये कहाँ पे, नॉर्थ बंगाल में। होल्डर सम पार्ट ऑफ बंगाल, और घंटीदार जिसे मंडल बोला जाता है अदर रीजन में। और देखा जाए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर रेंट रेवेन्यू लैंड इंटरेस्ट ये सब। शेयर क्रॉपर यानी कि अधियार होता था गिव प्रोडक्ट जोतेदार कलेक्ट रेंट फ्रॉम रैयत, जोतेदार पे पार्ट ऑफ रेवेन्यू टू जमींदार, जोतेदार गिव लोन टू रैयत रीपे विथ इंटरेस्ट पे ही देता था। तो यहाँ पे देखा जाए बेसिकली आगे आते हैं जो यहाँ पे बेनामी परचेज एक्शन वायलेशन ये सब हम बात करेंगे, अभी 5th रिपोर्ट आएगा। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन जोतेदार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर हम करते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जोतेदार बिकम ए मोर पावरफुल देन जमींदार विद इन द विलेज। ये बात सही है कि जोतेदार ज़्यादा पावरफुल होता था विलेज में, ठीक है। अब जोतेदार लिव्ड इन विलेज एंड डायरेक्टली कंट्रोल लैंड लेबर एंड क्रेडिट, ये भी बात सही है, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल होता था। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा देखा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब जोतेदार। तो यहाँ पे देखा जाए पहला दे कल्टिवेटेड लैंड यूजिंग शेयर क्रॉपर, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा दे प्रोवाइडेड लोन एंड कंट्रोल लोकल ट्रेडर, ये भी बात सही है। दे वेयर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड लिविंग इन सिटी, तो ये तो बात नहीं सही है, तो जमींदार के लिए हुए हो गए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद देखा जाए मैचिंग वाला है। मैचिंग में देखा जाए आपको जोतेदार क्या कंट्रोल्ड विलेज एंड मनी लॉन्ड्रिंग करता था, सही बात है। दूसरा जमींदार रेवेन्यू कलेक्टर लिविंग इन टाउन, ये भी बात सही। अधियार क्या होता था, शेयर क्रॉपर यानी कल्टिवेटेड लैंड, आधा उसका जो फसल का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो लिया जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम रखते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, तो इसमें वही आ जाएगा आपको आंसर। आप देखते हैं जोतेदार अभी हमने ये किया था ऊपर, वही क्वेश्चन है, तो ये कर लीजिएगा। 5th देखा जाए यानी कि राय जब जोतेदार वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, तो इसमें आप कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो जोतेदार कंट्रोल क्रेडिट ट्रेड इन विलेज, ठीक है। ये यहाँ पे जोतेदार वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी बिकाज यहाँ पे जोतेदार कंट्रोल क्रेडिट ट्रेड, ब्रिटिश सपोर्ट जोतेदार डायरेक्टली, जमींदार ओन नो लैंड आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट, ये सब, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने। द जमींदार रजिस्ट स्ट्रेटेजिकली सर्वाइव, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे रजिस्ट क्या है, बट जमींदार यूज क्रिएटिव रेजिस्टेंस, और ये क्रिएटिव रेजिस्टेंस जैसा देखा जाए बेनामी परचेज है, वायलेशन रिस्टेन था, सोशल सपोर्ट फ्रॉम पीजेंट ये था। तो यहाँ जमींदारी रजिस्ट यानी कि स्ट्रेटेजिकली सर्वाइव इवन थ्रू जमींदारी फेस्ड। तो हाई रेवेन्यू डिमांड, एक्शन ऑफ द स्टेट यानी कि पेमेंट नॉट मेट, देयर अथॉरिटी डिड नॉट कोलैप्स, दे इन्वेंटेड न्यू स्ट्रेटजी टू रेजिस्ट ब्रिटिश प्रेशर। जैसे यहाँ पे आप एक महाराजा मेहताब चंद का इमेज दिया है जो परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज यानी कि तेज चंद द्वारा राजा ऑफ वर्धमान। सब्सिक्वेंटली अंदर मेहताब चंद ई स्टेट प्रॉस्परस। मेहताब चंद हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द संथाल रिवल एंड 1857 में। ये सब मेहताब चंद ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया, इसलिए इन्हें बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए स्ट्रेटजी जो
फिक्टियस सेल बेनामी परचेज है, ये क्या है? पहला तो व्हेन ई स्टेट वेज ऑक्शन बाय अनपेड रेवेन्यू, जमींदार क्या था? एजेंट पार्टिसिपेट एज ए बीडर। तो जो बेनामी क्या होता था कि जो जमींदार के ही आदमी थे वही बीडर होते थे। जब भी नीलामी होता था तो अपने एजेंट को भेज देते थे, पहला काम। और इससे क्या होता था, उनका जो ज़मीन मतलब नीलाम हुआ उन्हीं के पास फिर इनडायरेक्टली आ जाता था। दे बिड हायर एंड ब्रॉट लैंड सम एल्स नेम, यानी कि बेनामी। दे देन रिफ्यूज पे एक्शन अमाउंट, एक्शन हैड टू बी रीपेड अगेन इवेंचुअली व्हेन अदर बिडर गिव अप। अब देखा जाए जब भी दूसरे बिडर यहाँ पे लैंड बॉट वेरी लो प्राइस एंड रिटर्न टू, जमींदार को रिटर्न कर, जैसे राजा ऑफ बर्धमान फर्स्ट ट्रांसफर्ड पार्ट ऑफ द स्टेट टू हिज मदर बिकॉज वुमन प्रॉपर्टी वुड नॉट बी सीज, ये भी एक था। दे देन यूज एजेंट टू रिग एक्शन में बेनामी परचेज डिफाइन, जो बेनामी क्या होता है, यानी कि परचेज मेड इन नेम ऑफ अनदर पर्सन, रियल ओनर रिमेन हिडन, तो इसी को बेनामी बोला जाता है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या अपनाते थे? वायलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या था? वो लट्ठेदार रखते थे, मतलब बहुत कोई मान लीजिए एक्शन कर लिया, नीलामी ले लिया और गया कब्जा करने, तो वहाँ पे लाठी से लोग रोकते थे, यानी कि लाठीदार भेजकर आउटर साइड को रोकना। और पेजेंट क्यों सपोर्ट करता था? पेजेंट को एक तो अपने जमींदार पे विश्वास हो जाता था कुछ दिन रहते, और उनको लगता था बाहर का आएगा तो हो सकता है और हमें दिक्कत हो, ठीक है, इस तरह वो लॉयल थे। यानी कि व्हेन आउटसाइड परचेज, कोई आउटसाइडर अगर परचेज कर लेता था, एक्शन जागीरदार को नीलाम कर लेता था, दे वुड नॉट टेक पोसेशन ही ले नहीं पाता था। यानी कि जमींदार क्या लट्ठेदार, यानी कि आर्म मैन रखता था, अटैक न्यू कमर पर अटैक करता था, कोई भी नया आदमी आता था। रैयत यानी कि पेजेंट ब्लॉक एंट्री आउटसाइड ड्यू टू लॉयल्टी के वजह से आउटर साइड को रोकता था। तो देखा जाए सोशल सपोर्ट भी एक तरह से जमींदार सीन प्रोटेक्ट ऑफ विलेज आइडेंटिटी, और एक तरह से पेजेंट को बेसिकली कभी कभी डरा धमका के भी आउटर साइड को रुकाया जाता था। ऐसा हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं। कल्चरल देखा जाए सोशल बॉन्ड था जमींदार से, यानी कि उनको फादर लाइक फिगर था। रैयत कंसीडर देमसेल्फ, यानी कि पूजा एक प्रजा बोला जाता था। आइडेंटिटी प्राइड, जिसमें सेल ऑफ जमींदारी, थ्रेट टू विलेज आइडेंटिटी, फेयर ऑफ आउटसाइड, आउटर साइड कुड इम्पोज हर्ष रूल, हो सकता है उससे ज़्यादा हर्ष रूल अपनाए। आउटकम क्या निकला? मेनी जमींदार सर्वाइव द एक्शन फेज 1719 व्हेन एग्रीकल्चरल प्राइस क्या इम्प्रूव हो गया, मतलब अर्ली 19th सेंचुरी दे रीगेंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखा जाए रेवेन्यू रूल बिकम मोर फ्लेक्सिबल लेटर। फाइनल क्या होगा? कोलैप्स जमींदार हैपन ओनली ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 का, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे इस हमने बोला था अगला हमारे पास जो पार्ट रहेगा, फिफ्थ पार्ट जो है 5 पार्ट में, ये फिफ्थ हमारे पास ये क्या है? फिफ्थ रिपोर्ट है। और ये फिफ्थ रिपोर्ट क्या था? 1813 में आया। और इसमें क्या था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी से रिपोर्ट मंगवाई, उसी को फिफ्थ रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट देखा जाए बहुत डिटेल में था, यानी कितना डिटेल में था? 1002 पेज का था रिपोर्ट। और इसमें देखा जाए बेसिकली 800 पेजेज ऑफ अपेंडिक्स था, सब सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया। अब देखा जाए पर्पज क्या था इसका काम? रेवेन्यू सिस्टम के फेलियर इन्वेस्टिगेट किए, जमींदार एक्शन का डेटा कलेक्ट किया गया और कंपनी के करप्शन को एक्सपोज किया गया। और रिपोर्ट ने क्लेम किया
बहुत जमींदार जो लैंड लूज कर गए इससे, ठीक है। देखा जाए इन्वेस्टिगेट ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल एंड मद्रास, एग्जामिन रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड एक्शन और पिटीशन फ्रॉम रैयत एंड जमींदार, ये ठीक है। ये अंदुल राज पैलेस है और ये 5th रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अपोजिशन टू कंपनी मोनोपोली, ब्रिटिश प्राइवेट टेंडर वांटेड एक्सेस टू इंडियन एंड चाइना ट्रेड, ये भी मतलब वो चाहते थे। और एक्सपोजिंग करप्शन, कंपनी ऑफिशियल एक्यूज प्रॉफिटरिंग, पॉलिटिकल प्रेशर, पार्लियामेंट वांटेड अकाउंटेबिलिटी, पार्लियामेंट फोर्स द कंपनी सबमिट रिपोर्ट। आर्गुमेंट ऑफ द 5th रिपोर्ट क्या था? क्लेम परमानेंट सेटलमेंट, क्वाइड मैसिव कोलैप्स ऑफ जमींदार और यूज न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जिसमें लार्ज एक्शन ऑफ फिगर हाईलाइटिंग अनपेड रेवेन्यू, लैंड सेल और डिफॉल्टर बहुत सारे। बट यहाँ पे देखा जाए मॉडर्न हिस्टोरियन जो के अकॉर्डिंग यानी क्रिटिक के अकॉर्डिंग क्या था, रिपोर्ट एक्स एग्रीगेट थी और जमींदार ने बेनामी परचेज से अपने जागीरदार बनाए थे, यानी कि स्टेट बचाए थे एक तरह से, ठीक है, बेनामी परचेज से। तो यहाँ पे एक्स एग्रीगेट कोलैप्स ऑफ जमींदार, मेनी जमींदार रिटेन ई स्टेट यूजिंग बेनामी परचेज, देयरफॉर एविडेंस ऑफ ओनली 2 ईयर कैन नॉट बी यूज टू जनरलाइज लॉन्ग टर्म ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो मतलब की क्वेश्चन क्या था, मतलब फ्रॉम टोन क्या report to prove what is the problem of generalizing from 2 year figure, टोन क्रिटिकल जैसे बायस्ड हो गया अगेंस्ट जमींदार एंड कंपनी सिस्टम, एम क्या सो द कंपनी रेवेन्यू सिस्टम फेलिंग, प्रॉब्लम डेटा ऑफ जस्ट 2 ईयर डजंट रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म पैटर्न, मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट क्या हो गया, फेल हुआ, ब्रिटिश का जो एक्सपेक्टेशन गलत निकला, ठीक है। अब जमींदार ने जो मैनिपुलेशन से अपने पावर क्या करी, रिटेन की, जोतेदार बिकम ए रूरल पावर होल्डर बना रह गया जोतेदार का, ठीक है। अब देखा जाए लास्ट पार्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट देखा जाए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन रीजनिंग असर्शन का है। तो इसमें देखा जाए जमींदार वेयर नॉट ईजिली डिस्प्लेस इवन व्हेन ई स्टेट वेयर ऑक्शन, मतलब जमींदार यहाँ पे बोल रहा है जमींदार को ईजिली डिस्प्लेस नहीं किया जाता, जबकि उनका मतलब जो जागीरदार था वो नीलाम हुआ तब भी नहीं रिप्लेस किया है, सही बात है। दे यूज्ड फिक्टियस नेम जिसमें बिनामी टू बाई बैक देयर ओन ई स्टेट एट ए लो प्राइस, अपना ही बेनामी सिस्टम लगा के अपना जागीरदार बचा लेते थे। तो ये बातें सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वेयर यूज टू जमींदार टू रजिस्ट द कंपनी, तो कौन से स्ट्रेटजी अपनाते थे, पहले बेनामी परचेज एक्शन ला, डिलिबरेटली विद होल्डिंग रेवेन्यू टू ट्रिगर एक्शन, ये भी अपनाते थे। यूजिंग यहाँ पे मतलब जो लाठियार होते थे, लाठी आर्म मैन, लाठी लेके खड़े थे, किसको, बाहर वालों को पोसेशन ही नहीं लेने देते थे, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। आगे आते हैं मैचिंग वाले। मैचिंग में देखा 5th रिपोर्ट क्या, पार्लियामेंट्री क्रिटिसिज्म ऑफ कंपनी, सही है। बेनामी क्या, फेक परचेज समवन एल्स नेम, दूसरा नेम, लाठियार आर्म रिटेन जमींदार, तो ये तीनों मैच हैं, तीनों यही है, ठीक है। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है। अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए हमें क्रोनोलॉजी सेट करना है, तो सबसे पहले देखा जाए परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस, फिर फिक्टियस एक्शन स्ट्रेटजी, 5th रिपोर्ट उसके बाद आया। तो यहाँ पे 1 2 3 है, सीरियल से लिखा हुआ है। 5th देखा जाए वाई कांट फिगर फ्रॉम 5th रिपोर्ट फॉर 2 ईयर बी यूज फॉर जनरल कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि ऑप्शन वही हो गया आंसर, दे ओनली कैप्चर शॉर्ट टर्म रेवेन्यू,
रेवेन्यू इशू, लॉन्ग टर्म इशू तो इसमें कंसीडर नहीं किया गया। तो इसलिए मतलब 2 साल का जो एनालिसिस था, जनरलाइज कंक्लूजन, ये सही नहीं था। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ तक हमने पहला पार्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग।